राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कलाकार के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार प्राप्त करने पर धारावत राजकुमार नाइक को मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने बधाई दी है। रविंद्र भारती हैदराबाद में उनके कार्यालय में अभिवादन किया है। प्रख्यात सन्नई विद्वान उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2022 राजकुमार ने 15 फरवरी को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित समारोह में तेलंगाना राज्य में पहली बार पैनेरी नाट्य के लिए केंद्र सरकार के सांस्कृतिक विभाग का पुरस्कार प्राप्त किया है। राज्य मंत्री डॉक्टर वी ने कहा है कि प्रथम नृत्य कलाकार राजकुमार नाइक होना गर्व की बात है। श्रीनिवास गौड़ ने कहा, इस कार्यक्रम में साई कुमार, संतोष कुमार, बिंगी भरत गौड़ शामिल हुए हैं। भाजपा नेता पंडित संजय ने सीएम केसीआर को पत्र लिखा है। यदि आपसे पदोन्नति के लिए कहा जाता है तो क्या आप निलंबित कर देंगे? क्या मातृभाषा दिवस पर भाषा के विद्वानों को यही उपहार है? उन्होंने पत्र में पूछा है। 22 साल से प्रमोशन न देने की क्या वजह है? वर्ल्ड तेलुगु कांग्रेस में दिए गए वादों का क्या हुआ? उसने पूछा। उन्होंने मांग की कि भाषा के विद्वानों की समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए। पत्र में पंडित संजय ने पीआरसी की तत्काल स्थापना कर कर्मचारियों व शिक्षकों को 1 जुलाई से वेतन देने की मांग की है। बीआरएस पार्टी के नेता व पार्षद सूडा किरण पी नरेंद्र ने कांग्रेस नेता पर हमला बोला है। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के पूर्व पीसीसी वी हनुमान राव ने पार्टी नेताओं पर हमले की निंदा की है। इस बीच पीड़िता ने सिकंदराबाद के ओपोलो अस्पताल में कांग्रेस पार्टी के नेता पवन से मुलाकात की है। हमले में पवन को आंख के पास गंभीर चोटें आई है, लेकिन वीएच ने डॉक्टरों से जानकारी मांगी और पता चल गया कि तेलंगाना में जो एक हताश लड़ाई में है, वे बीआरएस पार्टी के नेताओं के गैंगस्टरवाद को तुरंत रोकना चाहते हैं, अन्यथा हमारी पार्टी के नेताओं को भी पलट दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास पवन पर हमला करने की सीसी फुटेज वीडियो है और पता चला है कि वे इसकी शिकायत पुलिस कमिश्नर से करेंगे। जीएचएमसी के मेयर विजय लक्ष्मी ने कहा है कि अंबरपेटा घटना दुखद है। उन्होंने कहा है कि यह सही नहीं है कि यह घटना जीएचएमसी की लापरवाही के कारण हुई है। उन्होंने बताया कि 30 सर्किल में कुत्तों को पकड़ने के लिए 30 टीमें काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि कुत्ते के हमले में मरने वाले बालक के परिवार की हर तरह से मदद की जाएगी। महापौर ने जीएचएमसी कार्यालय में उच्च पदस्थ अधिकारियों के साथ एक पाद बैठक की है और शहर में आवारा कुत्तों पर अंकुश लगाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की है। एक अनुमान के मुताबिक हैदराबाद में 5,70,000 आवारा कुत्ते हैं। उन्होंने कहा है कि आवारा कुत्तों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। महापौर ने यह स्पष्ट किया है कि जीएचएमसी सभी सावधानियां बरतेगी ताकि अंबरपेट जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। बताया गया है कि बैठक में आवारा कुत्तों को गोद लेने का सुझाव प्राप्त हुआ था। भाजपा रंगारेड्डी शहरी जिलाध्यक्ष सैम रंगारेड्डी स्थानीय पार्षद पवन कुमार के साथ प्रजाघोष भाजपा भरोसा कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और इस पृष्ठभूमि में सीएम ने केसीआर के शासन की आलोचना की है। सैम रंगारेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना के लोगों से सीएम केसीआर द्वारा किया गया एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। कोठापेट शक्ति केंद्र के प्रभारी गट्टू महेश कुमार के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और सीएम केसीआर ने कहा है कि दलितों को 6 एकड़ जमीन नहीं दी गई, डबल बेडरूम और नौकरियां नहीं भरी गई। उन्होंने कहा है कि सीएम केसीआर ने विश्वास करने वालों को धोखा दिया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कांग्रेस, तेडेपा और बीआरएस पार्टियों को लोगों द्वारा शासन करने का मौका दिया गया है। टीपीसीसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्लू रवि ने कहा है कि छावनी विधायक सैयन्ना का अंतिम संस्कार सरकारी औपचारिकताओं के साथ नहीं किया गया और दलितों के स्वाभिमान का अपमान किया गया। 5 बार विधायक के रूप में जीतने वाले मौजूदा विधायक सैयन्ना का यह अपमान है कि सरकार अंतिम संस्कार की उपेक्षा कर रही है। हमारा प्रदेश लेकिन सत्ता में न रहने वालों की सरकारी औपचारिक अंतिम संस्कार करने वाली सरकार दलित नेता है, बेदाग नेता है। केसीआर की सरकार द्वारा 5 बार विधायक जीत चुके सैयन्ना की उपेक्षा इस बात का सबूत है। दलितों की केसीआर उपेक्षा करते हैं। सत्तारूढ़ बीआरएस ने राज्य में आगामी परिषद चुनाव में एमआईएम को समर्थन देने की घोषणा की है। सीएम केसीआर ने सहयोगी एमआईएम पार्टी के अनुरोध पर यह फैसला लिया। बीआरएस हैदराबाद स्थानीय निकायों के एमएलसी चुनाव से हट जाएगा और एमआईएम के साथ खड़ा होगा। दूसरी ओर बीआरएस द्वारा समर्थन की घोषणा के तुरंत बाद एमआईएम द्वारा अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने की संभावना है।
बीजेपी इस चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान पहले ही कर चुकी है और हैदराबाद रंगारेड्डी महबूब नगर उपाध्याय ने दिलसुख नगर पब्लिक स्कूल के चेयरमैन वेंकट नारायण रेड्डी को एमएलसी बनाया है। इस महीने की 16 तारीख से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया इस महीने की 23 तारीख तक चलेगी। इस बीच महबूब नगर रंगारेड्डी हैदराबाद विधान परिषद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में वोट पंजीकरण की समय सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी है। दिसंबर में घोषित मतदाताओं की सूची में इस निर्वाचन क्षेत्र में 29,501 मतदाता हैं, जबकि अधिकारियों ने हाल ही में खुलासा किया है कि नए मतदाता पंजीकरण के लिए 1,131 आवेदन प्राप्त हुए हैं। 2 लोकसभा सदस्यों, 15 विधायकों, छावनी सदस्यों, नगर सेवकों, राज्यसभा के पदेन सदस्यों और ग्रेटर हैदराबाद के विधान परिषद सदस्यों सहित 127 मतदाता हैं। कांग्रेस नेता महेश कुमार गौड़ ने दलित विधायक सयाना की राज के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार न किए जाने पर बीआरएस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीआरएस सरकार में दलितों के प्रति कोई सम्मान नहीं है और यह बात एक बार फिर साबित हो गई है। उन्होंने कहा कि एक दलित व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए जो 5 बार विधायक रहा है। महेश कुमार ने तर्क दिया है कि अगर ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सरकारी संस्कार के साथ अंतिम संस्कार करना सरकार की जिम्मेदारी है। कांग्रेस नेता महेश कुमार गौड़ ने दलित विधायक सयाना की राज के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार न किए जाने पर बीआरएस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीआरएस सरकार में दलितों के प्रति कोई सम्मान नहीं है और यह बात एक बार फिर साबित हो गई है। उन्होंने कहा कि एक दलित व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए जो 5 बार विधायक रहा है। महेश कुमार ने तर्क दिया है कि अगर ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सरकारी संस्कार के साथ अंतिम संस्कार करना सरकार की जिम्मेदारी है। हैदराबाद शाहीनाथ गंज थाने में गंजानंद नाम के व्यक्ति पर हमला किया गया। घटना कट्टेदार स्थित उनके आवास पर आधी रात को हुई है। पीड़िता ने शिकायत की है कि मुकेश, चीकू, दिलीप, प्रवीण और गोरखनाथ को 6 गैंग मुकेश, चीकू, दिलीप, गोरखनाथ ने गेडेकवार स्थित अर्जुन काले के आवास में बांधकर अंधाधुंध पीटा है। पीड़ित ने बताया कि वह डर के मारे वहां से भाग निकला और शाहीनाथ गंज पुलिस से संपर्क किया है। पीड़ित परिवारों ने कहा है कि पूर्व में भी न उन पर इसी तरह के हमले के मामले सामने आए हैं। पीड़ित ने बताया कि वह बेगम बाजार में घेरूलू प्लास्टिक की दुकान में काम करता था। गजानंद बोल के एक कंप्लेंट आया। गजानंद अर्जुन बोल के उनके पास काम करते। अर्जुन रात में उनको फ्रेंड्स के साथ गजानंद गैरेज आके गजानंद को लेके आके काम है बोल के इधर इनके शॉप में बिठा के बहुत मारे। वो कंप्लेंट गजानंद दिए तो है, इसके ऊपर एफआईआर किया सेक्शन 324, 342 रेड विथ 34 आईपीसी में वो इन्वेस्टिगेशन कर। मेरा नाम गजानंद है। मेरा पिताजी का नाम वामन राव है। मैं ओम प्लास्टिक अर्जुन काले के पास काम करता हूँ। मैं काटेदन में रहता हूँ। मेरे को रात में 12 बजे सेठ घर कने आके कुछ बात करना बोल के बुला लेके यहाँ घोड़े की कबर बेगम बाजार को बुला लेके आके यहाँ पे मेरे को 6 जने मिलके मारे। रात में बहुत मारे मेरे को। संतोष कुमार ने उपाध्याय एमएलसी के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। कुरुविन आर्य ने कहा है कि राज्य में सार्वजनिक और निजी शिक्षण संस्थानों में काम करने वाले शिक्षकों की समस्याओं पर विधानसभाओं में बोलने वाले ही हैं। उन्होंने नेताओं से आह्वान किया है कि वे काम करने वालों को चुने, न कि उन्हें चुने जो केवल चुनाव के दौरान दिखाई दे। अभी तक समस्याओं से लड़ते हुए निस्वार्थ भाव से सेवा करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वह एमएलसी चुने जाते हैं तो कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करने के लिए 2 गुण उत्साह के साथ काम करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें विधायकी में कदम रखने का मौका दिया गया तो वह विधानमंडल में शिक्षकों और व्याख्याताओं की समस्याओं पर सवाल उठाएंगे और जब तक उनका समाधान नहीं होगा तब तक संघर्ष करेंगे। उन्होंने कहा कि वे छात्रों के बेहतर भविष्य और नौकरी की सुरक्षा के लिए निजी शिक्षकों के अधिकारों के लिए काम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि जब तक निजी शिक्षकों और सभी सुविधाओं, खासकर महिलाओं के लिए संवैधानिक मातृत्व अवकाश के लिए विशेष बोर्ड की स्थापना नहीं हो जाती है, तब तक सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। हिजड़ों का अपमान करने के लिए वाईएस शर्मिला से सार्वजनिक माफी की मांग करते हुए आमिरपेट के मैत्रिवनम सिग्नल पर ट्रांसजेंडर धरना का आयोजन किया गया है और शर्मिला की हाल ही की टिप्पणियों का विरोध में आंदोलन शुरू किया गया था। मैत्रिवनम के पास बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने शर्मिला को चेतावनी दी है कि वह सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, अन्यथा वे उनकी पदयात्रा को रोक देंगे।
हिजड़ों का अपमान करने के लिए वाईएस शर्मिला से सार्वजनिक माफी की मांग करते हुए आमिरपेट के मैत्रिवनम सिग्नल पर ट्रांसजेंडर धरना का आयोजन किया गया है और शर्मिला की हाल ही की टिप्पणियों का विरोध में आंदोलन शुरू किया गया था। मैत्रिवनम के पास बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने शर्मिला को चेतावनी दी है कि वह सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, अन्यथा वे उनकी पदयात्रा को रोक देंगे। कैसीनो किंग चिकोटी प्रवीण के घर पर अज्ञात लोगों द्वारा रैकी की गई और यह रैकी चिकोटी जानलेवा है। यह लुटेरों की रैकी पुलिस भी नहीं समझ पा रही है। चिकोटी प्रवीण ने पिछले साल संक्रांति समारोह के दौरान गोवा शैली के कैसीनो की स्थापना कर आंध्र प्रदेश की राजनीति को हिला दिया था। पुलिस ने मूल रूप से इस बात की पुष्टि की है कि चिकोटी के घर से हजारों करोड़ रुपए होने की आशंका से लुटेरों ने इस डकैती को अंजाम दिया है। पुलिस ने बताया कि बदमाश पिछले एक सप्ताह से चिकोटी के घर पर रैकी कर रहे थे। कल 19 तारीख की आधी रात और 20 तारीख की सुबह ठगों ने चिकोटी प्रवीण के घर रैकी का आयोजन किया था। चिकोटी की कार चुराने वाले ठग आधी रात को चिकोटी प्रवीण के घर में घुसने से नाकाम रहे। नतीजतन बदमाश चिकोटी प्रवीण की नोवा क्रिस्टा TS 11 व्यू 0444 गाड़ी ले गए, जो चिकोटी प्रवीण के अपार्टमेंट की पार्किंग में थी। पुलिस द्वारा तलाशी अभियान शुरू करने के बाद इनोवा गाड़ी छोड़कर भाग गए। गच्चीबोली रोड नंबर 1 में एक घर में किचन में आग लग गई। घबराए स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल तुरंत मौके पर पहुंच गई। टीम में आग पर काबू पाया गया। मामले की जानकारी होने के बाद पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह घटना कैसे हुई है। गच्चीबोली रोड नंबर 1 में एक घर में किचन में आग लग गई। घबराए स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल तुरंत मौके पर पहुंच गई। टीम में आग पर काबू पाया गया। मामले की जानकारी होने के बाद पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह घटना कैसे हुई है। सागरेड्डी जिले में एक भीषण आग हादसा हो गया। पठानचेरू के बिरंगुड़ा में खड़ी DCM में आग लग गई। वाहन पूरी तरह से खाक हो गया और इसी दौरान पास में खड़ी DCM, एक कार और एक मिनी बस में आग लग गई। इस आग में एक कार और DCM वाली मिनी बस जलकर खाक हो गई है। जानकारी के अनुसार दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई है। पुलिस ने बताया कि हादसा उस समय हुआ जब करंट तेल ले जा रही DCM में आग लग गई और उन्होंने बताया कि हादसे में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। सागरेड्डी जिले में एक भीषण आग हादसा हो गया। पठानचेरू के बिरंगुड़ा में खड़ी DCM में आग लग गई। वाहन पूरी तरह से खाक हो गया और इसी दौरान पास में खड़ी DCM, एक कार और एक मिनी बस में आग लग गई। इस आग में एक कार और DCM वाली मिनी बस जलकर खाक हो गई है। जानकारी के अनुसार दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई है। पुलिस ने बताया कि हादसा उस समय हुआ जब करंट तेल ले जा रही DCM में आग लग गई और उन्होंने बताया कि हादसे में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। यदाद्री श्री लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर पहली बार वार्षिक ब्रह्मोत्सव के लिए तैयार है। आज से यह कार्यक्रम शुरू हुआ और अगले महीने की 3 तारीख को अष्टोत्तर शतघटाभिषेक पूजा के साथ समाप्त होगा। सरकार ने वार्षिक ब्रह्मोत्सव के लिए 1.50 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। यदाद्री भुवनगिरी जिले के यादगिरी गुट्टा स्थित श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में आज से वार्षिक ब्रह्मोत्सव आयोजित होगा। मंदिर के समर्पण के बाद पहली बार आयोजित हो रहा यह उत्सव 11 दिनों तक चलेगा। माघ शुद्ध पद्मीना, स्वस्तवाचनम, कलरोपण, विश्वक्सेन पूजा और रक्षाबंधनम उत्सव की शुरुआत करेंगे। 3 मार्च तक आयोजित होने वाले सबसे भव्य समारोह में 27 को नयागालू, 28 को स्वामीवरी तिरुकल्याणोत्सव और 1 मार्च को दिव्य विमान रथोत्सव होगा। मंदिर के अधिकारियों ने खुलासा किया है कि राज्य सरकार ने इस उद्देश्य के लिए 1.50 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की है। ब्रह्मोत्सव के हिस्से के रूप में सजावटी सेवाएं 23 को सुबह 9 बजे मत्स्य अलंकारम के साथ शुरू होगी। 1 मार्च को महाविष्णु अलंकार पर गरुड़ वाहन सेवा के साथ सेवा समाप्त होगी। प्रथम प्रकार मंडपम में स्वामी की सेवा सज्जा की जाएगी। उसके बाद माधवीदी में उत्तरी राजगोपुरम के माध्यम से सेवाओं की परेड की जाएगी। वहां से भक्तों को पूर्वी राजगोपुरम के सामने स्थापित दरबार में भाग्यम के दर्शन किए जाएंगे और वहां से माधवीदी के दक्षिणी भाग के माध्यम से पश्चिम
राजगोपुरम और उत्तरी गोपुरम से सीवा में प्रवेश किया जाता है। मंदिर की ईओ गीता रेड्डी ने कहा है कि मुख्यमंत्री केसीआर का जोड़ा इस महीने की 28 तारीख को मुख्य मंदिर में आयोजित होने वाले तिरुकल्याण महोत्सव में भाग लेने और सरकार की ओर से रेशमी वस्त्र भेंट करेगा। सीएम दंपति के साथ राज्य के धर्म मंत्री अलूला इंद्रकरण रेड्डी, ऊर्जा मंत्री जगदीश रेड्डी, सरकारी सचेतक सुनीता महेंद्र रेड्डी के दंपति, मंत्री, सांसद, एमएलसी, विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। तेलंगाना में सत्ता की ओर बढ़ रही बीजेपी ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी है। पार्टी को संस्थागत रूप से मजबूत करने के साथ ही नेता केसीआर सरकार की नाकामियों को जमीनी स्तर पर ले जाने के एजेंडे के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं और इसके हिस्से के रूप में प्रजा गोसा बीजेपी भरोसा कार्यक्रम के अंतर्गत 11,000 रोड शो शुरू की गई। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, बीजेपी रणनीतिक रूप से आगे बढ़ रही है। बीजेपी राष्ट्रीय नेतृत्व का मानना है कि तेलंगाना में सत्ता में आने की संभावनाएं अच्छी है। इसके अंतर्गत तेलंगाना पर विशेष ध्यान देने वाले शीर्ष नेता लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। विशेष रूप से नेता बंडी संजय के नेतृत्व वाली प्रजा संग्राम यात्रा में सांसद प्रवास योजना, प्रजा गोसा बीजेपी भरोसा के साथ शामिल हो रहे हैं। एक तरफ सांसद प्रवास योजना, दूसरी तरफ प्रजा गोसा बीजेपी भरोसा के आश्वासन पर प्रदेश नेतृत्व बौखलाया हुआ है। इन कार्यक्रमों में नेता केसीआर सरकार की नाकामियों को उजागर करते हुए केंद्र द्वारा तेलंगाना को दिए गए फंड और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। प्रजा गोसा बीजेपी भरोसा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 11,000 रोड शो शुरू की गई और इस माह की 10 तारीख से शुरू हुई ये बैठकें 25 तारीख तक प्रत्येक गांव के मुख्य चौराहे पर चलेगी। नेताओं का मानना है कि इससे जमीनी स्तर पर पार्टी का संस्थागत रूप से मजबूत करने में मदद मिलेगी। ये बैठकें उन विधानसभा क्षेत्रों की पहचान करने के उद्देश्य से आयोजित की जाती हैं जहां पार्टी मजबूत नहीं है और चुनाव के समय उन्हें मजबूत करना है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने नुक्कड़ सभाओं के प्रबंधन को गंभीरता से लिया है। राज्य मामलों के प्रभारी सुनील बंसल को राज्य भर में बैठकों के सफल संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश में पार्टी के दूसरी बार सत्ता में आने में नुक्कड़ सभाओं की भूमिका मैदानी स्तर पर जाकर लोगों की भावनाओं को थाम कर रही है। इसी वजह से तेलंगाना में बंसल को वहां नुक्कड़ सभाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी भी सौंपी है। समन्वयक बंसल समय समय पर सभाओं की प्रगति की जानकारी ला रहे हैं। लेकिन खबर है कि कुछ नेताओं को इन व्यस्त आयोजनों से परेशानी हो रही है और अब ऐसा लगता है कि यह मामला राज्य नेतृत्व के ध्यान में लाया गया है। एक अभियान चल रहा है कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे कुछ नहीं कर सकते और उन्हें वरिष्ठों के आदेशों का पालन करना होगा। ओल्ड सिटी में नकली नोटों को लेकर हंगामा सामने आया है। तेलंगाना और अन्य राज्यों में नकली भारतीय मुद्रा नोट छापने और सप्लाई करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। साउथ जोन टास्क फोर्स पुलिस ने उस कार्यालय में छापा मारा जहां जाली मुद्रा छापी जा रही थी। एक प्रिंटर समेत 27 लाख के नकली नोट जब्त किए गए। साउथ जोन टास्क फोर्स और चंद्रयान गुट्टा पुलिस के संयुक्त अभियान में नकली करेंसी गिरोह पकड़ा गया है। पुलिस ने 27 लाख के नकली नोट जब्त किए हैं। मुख्य आरोपी कस्तूरी रमेश बाबू कार मैकेनिक है, कोसगी नारायणपेट जिले का निवासी है। लॉकडाउन के दौरान रमेश बाबू आर्थिक संकट में फंस गया। बाद में उसने अवैध तरीके से पैसे कमाने का फैसला किया, इसलिए उन्होंने नकली नोट छापना सीखा। वह चलन के लिए नकली नोट छापता था, लेकिन पिछले साल सितंबर में उसे गोपालपुरम पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। South Zone Task Force team led by Inspector Raghavendra and Chandrayan Gutta PS Inspector. They have apprehended two accused, Hassan bin Hamoud and Rameshwari, who are involved in printing and circulation of fake Indian currency notes. From their possession, we have seized 27 lakhs fake Indian currency notes,
Lenovo laptop, Epson printer, HP printer 1, Ping DA laminator 1 green color paper roll, 1 spray paint bottle, 1 Kent paper cutter. This has been seized from their possession. For further investigation, we are handing over the accused and the seized material to Chandrayan Gutta PS for registration of FIR and further investigation. जेल में रहते हुए रमेश बाबू की पहचान हसन बिन हमूद नाम के शख्स से हुई। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में हसन जेल में था। जेल से छूटने के बाद रमेश बाबू और उसका परिवार तांडुर में शिफ्ट हो गया। वहां उसने नकली नोट छापने के लिए कच्चा माल इकट्ठा किया। रमेश ने 500 के नकली नोट छपवाए और उन्हें गुजरात में सप्लाई किया। गुजरात पुलिस ने पिछले महीने रमेश बाबू को गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्हें न्यासिक हिरासत में भेज दिया गया। बाद में रामेश्वरी और हसन बिन हमूद से संपर्क किया गया और नकली नोटों की छपाई की सभी सामग्री को चंद्रयान गुट्टा ले जाया गया और बाद में हसन बिन हमूद और रामेश्वरी को गिरफ्तार कर लिया गया। No, he has actually gained some knowledge through YouTube, and then he has got all the raw materials, and then he has prepared it. Raw materials includes this printer, laptops, and the paper roll, spray paint. As of now, we have 27 lakhs. Since the accused is in absconding, I mean, he is already in the judicial custody. Once we get him into our custody, we will get to know further details. Gujarat lo he has circulated, but we are yet to investigate on that because he is not in our custody. They were wanting to, they were roaming around to find some customers. Actually, main accused వచ్చేసి రమేష్ బాబు, who is the main person behind all these things. Right now, we don't know that detail because he is not in our custody. And since when we take him on custody, we will investigate. इन छापेमारी में नकली करेंसी गिरोह रंगे हाथ पकड़ा गया है। नोट बनाने में इस्तेमाल होने वाले प्रिंटर पेपर और कलर बॉक्स जब्त किए गए हैं। आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने पाया है कि आरोपियों के खिलाफ यूपी, बिहार और गुजरात सहित अन्य राज्यों में मामले दर्ज है। क्राइम डीसीपी शबरीश ने कहा, नकली नोट गिरोह से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। नकली करेंसी की सप्लाई कैसी होती है? छपाई के बाद आप कहां सप्लाई कर रही है? क्या इस गिरोह के पीछे कोई और है? पुलिस जांच कर रही है।